स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम पृष्ठ रसायन का यह भाग 2 है। यदि पहला भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कॉलम बना लीजिए, यहाँ पर अधिशोषण और एक को लिखेंगे अवशोषण। और इसके बाद से यहाँ पहला यहाँ लिखेंगे अब अंतर जो है अधिशोषण। तो अधिशोषण में पहला अंतर क्या है कि अधिशोषण का दर समय के साथ कम होती है और यहाँ जो होगा अवशोषण का दर हर समय क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो यह पहला जो है अधिशोषण में अधिशोषण की दर समय के साथ कम होती हैं। पहला अंतर क्या है, अधिशोषण के दर समय के साथ क्या होती हैं, कम होती हैं। और अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण की दर हर समय समान होती हैं। हर समय क्या होती हैं, समान होती है। समान मतलब बराबर होती हैं। तो पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवशोषण का दर समय के साथ यहाँ पे क्या होती है, कम होती हैं और यहाँ अवशोषण की दर हर समय क्या होती हैं, समान होती हैं। अब दूसरा अंतर समझेंगे। यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। यह जो है विलयन के पृष्ठ पे क्या है, होने वाली प्रक्रिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। दूसरा अंतर, यह किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है और यह होगा, इसमें अवशोषण में होगा यह पूरे विलयन में होने वाली प्रक्रिया है। तो यह किसी विलयन मतलब यह जो है किसी विलयन के पृष्ठ पर है और यह जो है पूरे विलयन में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अब तीसरा अंतर समझेंगे। तीसरा अंतर क्या है, आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए, इसे 2 बार पढ़ लेंगे आप लोग को अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अधिशोषण में इसके कारण, मतलब इसके मतलब किसके कारण, तो अधिशोषण के कारण, इसके कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने, प्रकाश के संपर्क में, पदार्थ के संपर्क में आने वाली पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता
की सांद्रता अधिक हो जाती हैं, सांद्रता अधिक हो जाती हैं। तो तीसरा अंतर समझेंगे अब। इसके कारण किसी पदार्थ के संपर्क में आने वाली पृष्ठ पर पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, अधिक हो जाती हैं। अब इसमें लिखेंगे तीसरा में, इसमें पदार्थ की सांद्रता, इसमें पदार्थ की सांद्रता में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, तो याद रखिए, इसमें जो है पदार्थ के सांद्रता में जो है विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो संपर्क में अगर पदार्थ के संपर्क में जब आता है तो पृष्ठ की पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न हैं। तो पहला आपको याद रखना है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मतलब ताप के प्रभाव से अधिशोषण में क्या होगा। तो जब ताप को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है, किंतु उच्च ताप अगर हो जाए तो अधिशोषण क्या होता है, घटने लगता है। तो यहाँ पहला आप हेडिंग लिख लीजिए, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु उच्च ताप पर अधिशोषण क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक आपको पहला समझ में आ गया होगा कि ताप का प्रभाव क्या है। ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ता है, और उच्च ताप हो जाएगा तो अधिशोषण क्या होता है, घटने लगता है। अब यहाँ पढ़ेंगे दूसरा कारक है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। याद रखिएगा, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है। कितना आसान है। जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। तो दूसरा भी आप लोग को कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पढ़ेंगे तीसरा कारक, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति क्या है, तो यहाँ तीसरा लिखेंगे, अधिशोषक की प्रकृति। 2 कारक अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा कारक भी आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए, यदि अधिशोषण की संयोजकता अधिक होती है तो अधिशोषक अधिक होंगे। तो जब संयोजकता आपका बढ़ेगा तो अधिशोषक जो होगा उसका क्या होगा, अधिक होगा। अधिशोषण यहाँ लिखेंगे, अधिशोषण अधिक होंगे। तो तीसरा भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि संयोजकता अधिक होता है तो अधिशोषण भी अधिक होंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा, दाब का प्रभाव। चौथा क्या है, दाब का प्रभाव। तो जैसे ताप का प्रभाव पढ़े हैं वैसे दाब का भी प्रभाव है। तो दाब का प्रभाव क्या है,
जब यहाँ पे लिखा गया ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु उच्च ताप पर क्या होता है, अधिशोषण घटने लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण, अधिशोषण बढ़ता है, अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु किंतु बाद में, किंतु बाद में क्या होता है, घटता है, किंतु बाद में घटता है। तो ये भी जो है अभिकारक समझ में आ गया होगा। अभिकारक जो है दाब को प्रभाव में क्या बताया गया, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है, किंतु बाद में क्या होता है, घटता है। अब इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि ताप प्रभाव को एक सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, यक्स बटा यम बराबर होता है के होता है पी के पावर 1/n होता है। अब इसी के सहायता से मान को निकाला जा सकता है। तो इसमें यक्स का नाम अधिशोष की मात्रा है, यम का नाम अधिशोषण की मात्रा है, के का नाम नियतांक है, पी का नाम दाब है, यन का नाम नियतांक है, और यन का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ लिखना चाहेंगे तो नाम लिख सकते हैं, जहाँ यक्स बराबर लिख सकते हैं, यक्स का नाम क्या है, तो अधिशोष की, अधिशोष की मात्रा। अब अधिशोष किसे कहते हैं यह कल के वीडियो में बताया गया है। और यम का नाम क्या है, तो अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा। और पी का नाम, के का नाम नोट कर लीजिए, के का नाम, पी का नाम और यन का नाम। तो के का नाम है नियतांक, के का नाम क्या है, नियतांक, पी का नाम दाब, और यन का नाम भी यह नियतांक है, लेकिन इसका मान जो होता है याद रखिएगा, इसका मान जो होगा 0 और 1 के बीच में होता है। यन का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो आज का पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसे अपने कॉपी में प्रतिदिन जो है फेयर में पढ़ेंगे। अधिशोषण का उपयोग, अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो अधिशोषण का उपयोग, तो अधिशोषण का उपयोग जो है निम्न है। पहला जानेंगे, पहला क्या है, पहला है धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में, निष्कर्षण में इनका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला समझ में आ गया होगा, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब दूसरा उपयोग है, अधिशोषण का उपयोग वर्ण लेखन में करते हैं। वर्ण लेखन जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा भी जो है उपयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा उपयोग क्या है, तो तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। तो तीसरा उपयोग जो है, अक्रिय वातावरण जहाँ उत्पन्न करना रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। चौथा जो है, इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। तो अधिशोषण का उपयोग कहाँ करते हैं, जल के शोधन में इसका उपयोग
किया जाता है। पांचवा जो है अधिशोषण का उपयोग गन्ने की शर्करा के विरंजक में किया जाता है। और छठवां जो है गैस मास्क बनाने में, जो इस समय मास्क बनाया जा रहा है तो उसमें गैस मास्क बनाने में इसका क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही। कल अब शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।